हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जैव प्रक्रम के भाग उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड और टॉपिक्स देखने हैं जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तो उन सब के लिए अलग से वीडियोज आप उसमें देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उत्सर्जन क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन के अंदर शामिल किया जाता है। बहुत सारे बच्चों को तो कंफ्यूजन होता है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किडनी वाला हिस्सा ही होता है, जबकि शरीर का हर वो हिस्सा जो अवशिष्ट पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकाल रहा है वो सब के सब उत्सर्जन के भाग होते हैं। जैसे त्वचा है, त्वचा भी हमारे शरीर से बाहर निकालती है अवशिष्ट पदार्थों को पसीने के द्वारा। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारे शरीर से अवशिष्ट बाहर निकाल रहे हैं। तो इनके सबके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो मानव के अंदर जो उत्सर्जन तंत्र होता है ना, किडनी उसका सिर्फ और सिर्फ एक भाग है। ये नहीं है कि सिर्फ किडनी ही पूरे का पूरा उत्सर्जन तंत्र है। किडनी जिसे हिंदी में वृक्क कहते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर दो उपस्थित होते हैं और ये बहुत सारे छोटे छोटे नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई होती है। हमारी किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, तो दोनों किडनी के अंदर 2 मिलियन के आसपास, 2 मिलियन से भी ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं। तो जैसे कुपिका हमारे फेफड़ों के अंदर काम करती है, वैसे ही नेफ्रॉन हमारी किडनी के अंदर काम करता है। अगर हम उत्सर्जन की परिभाषा की बात करें तो जीवों के शरीर से उपचयी प्रक्रमों से बने विषैले अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर हमें पता है कि जो हम खाना खाते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है और रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमें ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो ऊर्जा तो बन गई, लेकिन उस रासायनिक अभिक्रिया के बाद कुछ अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के अंदर उत्पाद के रूप में बनते हैं, जिन्हें शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो उन सबको शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन तंत्र होता है। अब उत्सर्जन तंत्र के कौन से अंग होते हैं? तो वृक्क, किडनी, ये हमारे खून को साफ करके अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। इसके दूसरा हमारा होता है त्वचा। हमारी स्किन भी क्या करती है? पसीने के माध्यम से बाहर निकाल देती है। एक होते हैं यकृत। यकृत के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, ये भी उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। फिर उसके बाद है फेफड़ा। हमारे शरीर के अंदर श्वसन प्रक्रिया के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको शरीर से बाहर फेफड़ों के द्वारा ही निकाला जाता है। तो ये सारे के सारे उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं। हमारे शरीर में सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क यानी किडनी होती है। गुर्दा भी इसे हम बोल देते हैं। इसका वजन 140 ग्राम का होता है। इसके दो भाग होते हैं, तो कोर्टेक्स और एक मेडुला, दो भागों से मिलकर बन जाएंगे। प्रत्येक वृक्क में 1 मिलियन के आसपास वृक्क नलिकाएं होती हैं जो नेफ्रॉन से मिलकर बनती है। नेफ्रॉन के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। नेफ्रॉन क्या होता है? इसकी कार्यात्मक इकाई। जैसे हमारे फेफड़ों के अंदर कुपिका काम करती है, वैसे ही हमारी वृक्क यानी किडनी के अंदर नेफ्रॉन काम करता है। हमारे वृक्क यानी किडनी का आकार इस तरह से होता है। इसके अंदर यहाँ से ब्लड आता है। सबसे पहले ये जो लाल रंग का आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हमारी माधमनी होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन वाला खून आता है। लाल रंग अगर आपको कहीं भी दिखाई दे जाए बायो के किसी भी डायग्राम के अंदर, तो समझ जाइए उसके अंदर ऑक्सीजन वाला खून है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड दिख जाए तो समझ जाइए उसके अंदर, नीला रंग अगर दिख जाए तो समझिए कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून उसके अंदर है। तो ब्लड सबसे पहले इसके अंदर यहाँ इस रास्ते से आएगा, इस लाल वाले रास्ते से, महाधमनी के अंदर से होते हुए, फिर वो यहाँ अंदर आ जाएगा। अंदर उसका फिल्ट्रेशन कर दिया जाएगा, मतलब उसको साफ कर दिया जाएगा। उसके अंदर से जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं वो इसके द्वारा सोख लिए जाते हैं नेफ्रॉन के माध्यम से। आगे नेफ्रॉन की जब संरचना पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब इसको यहाँ पे साफ कर दिया जाएगा, अंदर इसके सभी अवशिष्ट पदार्थ सोख लिए जाएंगे। फिर आगे इसको शिरा के अंदर भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो रक्त है ना वो किडनी के अंदर से होकर गुजरता है। ऐसा ही सेम दूसरी किडनी के अंदर भी होता है। तो ये महाधमनी और महाशिरा दोनों से ही जुड़े होते हैं। पहले जो रक्त आता है ना वो महाधमनी से आएगा, फिर वो किडनी के अंदर जाएगा, फिर वहां से वो साफ होकर महाशिरा के अंदर चला जाएगा। हमारे वृक्कों का प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना है। वो रक्त को क्या कर देते हैं? साफ कर देते हैं, सभी अवशिष्ट पदार्थों को सोख लेते हैं। इनमें से जो अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थ हैं और जल के साथ कुछ मात्रा जो भी यूरिन बनेगा ना उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। जो भी अवशिष्ट पदार्थ है उनको किडनी के अंदर एब्सॉर्ब किया जाएगा, सोख लिया जाएगा और उसके बाद उसको यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। वृक्कों की रुधिर की आपूर्ति अन्य अंगों की तुलना में बहुत अधिक होती है, मतलब इसके अंदर सबसे ज्यादा रक्त गुजरता है क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा रक्त आता है और फिर वो साफ होकर महाशिरा के अंदर चला जाता है। वृक्कों में प्रति मिनट औसतन 125 मिलीलीटर और दिन भर में 180 लीटर रक्त निष्पन्न, मतलब फिल्ट्रेट होता है। हमारे जो गुर्दे होते हैं ना, जो किडनी होती है, वो एक दिन में 180 लीटर रक्त को साफ कर देती हैं और इसमें से 1.45 लीटर इतना यूरिन हमारे शरीर के अंदर डेली बनता है। वो ये डिपेंड करता है जितना हम पानी पी रहे हैं, जैसे माहौल में, जैसे वातावरण में हम रह रहे हैं, उसके ऊपर भी, हार्मोन वगैरह के ऊपर भी निर्भर करता है। वैसे नॉर्मली कितना है? 1.45 लीटर। अब वैसे तो 180 लीटर साफ कर रही है, लेकिन यूरिन बन रहा है सिर्फ इतना, तो बाकी का कहाँ गया? हम जब नेफ्रॉन के बारे में आगे पढ़ेंगे तो उस टाइम पे क्या होता है, नेफ्रॉन के अंदर एक लूप होता है। ये सारे के सारे अवशिष्ट पदार्थों को सोखते टाइम पानी भी साथ में सोख लेता है। अब उस पानी को शरीर को जरूरत पड़ेगी, ऐसे तो पानी की कमी हो जाएगी हमारे शरीर के अंदर। तो उस लूप के अंदर क्या होगा, वो जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना उस सारे पानी को अपने अंदर सोख लेगा, उसका पुनर्अवशोषण कर लेगा और उसको दोबारा से
शरीर के अंदर भेज देगा, उसको दोबारा से रक्त के अंदर मिला देगा। तो इस तरह से साफ की अगर बात पूछी जाए तो 180 लीटर प्रतिदिन करता है, लेकिन अगर यूरिन बनता है तो वो औसतन 1.45 लीटर बनता है। सामान्य यूरिन के अंदर 95% जल होता है, 2% लवण होते हैं, 2.7% यूरिया होता है और 0.3% यूरिक एसिड होते हैं, यूरिक अम्ल होते हैं। यूरिन का रंग हल्का पीला, उसके अंदर उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के कारण होते हैं। जीके का क्वेश्चन है, आपको जरूर पता होना चाहिए, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि यूरिन का रंग पीला क्यों होता है। वो होता है यूरोक्रोम के अंदर। अब ये यूरोक्रोम कैसे बनता है? ये हीमोग्लोबिन के विखंडन मतलब हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। अब आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब हम दवा वगैरह ले लेते हैं ना, उस टाइम पे हमारे यूरिन का रंग ज्यादा पीला हो जाता है। हमारी दवा काम कैसे करती है? वो सबसे पहले आमाशय के अंदर जाएगी, आमाशय के बाद वो जाएगी छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत के अंदर वो अलग अलग भागों में टूट जाएगी और हमारे उस छोटी आंत के द्वारा उसको सोख लिया जाएगा और खून के अंदर मिला दिया जाएगा। फिर वो इस हिस्से में जाएगी जहाँ पे उसको काम करना है, जैसे कहीं पे चोट लगी है तो वो ही उस हिस्से में जाएगी। अब जहाँ पे भी चोट लगी, जहाँ पे भी दर्द है ना, उस हिस्से में जाकर वो अपना काम करना शुरू कर देगी। अब सारे किसी गोली के अंदर, किसी दवा के अंदर सारे के सारे जो पदार्थ होते हैं ना, वो काम के नहीं होते, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं। तो जो यूजफुल है उसको तो वहाँ काम पे लगा दिया जाएगा कि भाई इस घाव को या इस जहाँ पे भी दर्द हो रहा है उसको ठीक करो। बाकी का जो वेस्ट मटेरियल है ना, उसके साथ उसको यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसलिए जब हम कोई दवा वगैरह ले लेते हैं उस टाइम पे हमारे यूरिन का रंग ज्यादा पीला हो जाता है, वो इसी वजह से होता है। तो अगर आपसे वैसे पूछा जाए कि यूरिन का रंग पीला किसकी वजह से होता है, तो वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। हमारे शरीर के अंदर जो यूरिन होता है वो अम्लीय होता है। अम्लीय और क्षारीय दो तरह के पदार्थ होते हैं, तो वो अम्लीय होता है। इसका पीएच मान 6 होता है। अगर 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा, अगर 7 से ज्यादा पीएच मान होगा तो वो क्षारीय होगा। फिर आगे वृक्क के द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थों के अलावा पेनिसिलिन और कुछ मसालों का भी उत्सर्जन होता है। इन सब का भी उत्सर्जन हमारे यूरिन के द्वारा ही, वृक्क के द्वारा ही किया जाता है। वृक्क के अंदर बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट्स की बनी हुई होती है। आपने कभी कभी सुना होगा कि गुर्दे के अंदर पथरी हो गई है, तो उस पथरी का नाम क्या होता है आम भाषा में? वैसे तो आम भाषा में उसको पथरी बोल देते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में उसका नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। अब हम बात करते हैं कि हमारे गुर्दे की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन कैसे काम करता है। नेफ्रॉन यानी वृक्काणु हमारे शरीर का जो उत्सर्जन तंत्र होता है ना, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये हमारी किडनी का एक छोटी इकाई के रूप में होता है। जैसे हमारे फेफड़ों के अंदर कुपिका होती है, वैसे ही बिल्कुल सेम हमारी किडनी के अंदर या वृक्क, जिसको हम गुर्दा भी बोल देते हैं, उसकी इकाई होता है। तो अब इसका मेन काम क्या होता है? रक्त को साफ करना। हम एक एक करके आगे इसके भागों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो नेफ्रॉन का जो मेन काम होता है वो होता है जो भी हमारा रक्त है उसको साफ करना, उसके अंदर से जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं उन अवशिष्ट पदार्थों को अवशोषित करके शरीर से बाहर निकालना। अगर हम इसके सभी भागों की बात करें तो इस तरफ से, यहाँ से इसके अंदर ये जो हमारे वृक्क धमनी की शाखा है वो आ रही है और दूसरी तरफ से इस तरह से निकल रही है। ये हमारा होता है वोमन संपुट। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर यहीं से छनन होना शुरू हो जाता है, फिल्ट्रेशन होनी यहीं से शुरू हो जाती है। इसके अंदर सबसे पहले जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं वो सोख लिए जाते हैं, फिर वो आगे के रास्ते में इस तरह से यहाँ जाते हैं। ये हमारा जो होता है ना, ये लूप होता है। इसका काम क्या होता है? देखिए, जब हमारे शरीर के अंदर ब्लड से अवशिष्ट पदार्थ अवशोषित किए जाते हैं तो उसके साथ काफी मात्रा में पानी भी अवशोषित कर लिया जाता है। तो अगर वो सारे का सारा पानी शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। तो इसलिए ये रूप की आकृति होती है, ताकि ज्यादा जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना, जितने की हमें जरूरत है, हमारे शरीर को जरूरत है, उसको शरीर के अंदर दोबारा से सोख लिया जाएगा, उसको दोबारा से पुनर्अवशोषित कर लिया जाएगा। अब इसकी आकृति इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? उसका कारण क्या होता है? मान लीजिए इस तरह से एक पाइप है, इसके अंदर से कुछ पानी वगैरह जा रहा है, तो वो कम से कम अवशोषित होगा। लेकिन अगर उसको हम इस तरह से मोड़ के कर देंगे तो उसको ज्यादा से ज्यादा जगह मिल जाएगी उस पानी को अवशोषित करने के लिए। तो इस तरह से जो छनन का कार्य होता है वो सबसे पहले वोमन संपुट में होता है, फिर वो आगे जाता है। तो ये वो जो हेनरी लूप होता है, ये क्या करता है? जो भी अतिरिक्त पानी है उसको दोबारा से सोख लेता है, फिर उसको आगे इस तरह से संग्राहक वाहिनी के अंदर भेज दिया जाता है। फिर ये ऐसी ऐसी बहुत सारी, हमारे जो किडनी होती है ना, उसके अंदर 1 मिलियन जो ये वृक्काणु यानी नेफ्रॉन्स होते हैं। अब एक के अंदर 1 मिलियन हो गए तो 2 किडनी हमारे पास है, तो कितने हो जाएंगे? 2 मिलियन नेफ्रॉन हमारे शरीर के अंदर होते हैं। तो अब हर वृक्काणु के अंदर ही एक संग्राहक वाहिनी होती है। तो यहाँ से जो भी हमारा यूरिन वगैरह वो छनकर इस तरीके से यहाँ आ जाएगा। यहाँ अगर वो अवशिष्ट पदार्थ इकट्ठा हो जाएंगे और ऐसी ऐसी बहुत सारी संग्राहक वाहिनी मिलकर आगे जाकर उस यूरिन को जहाँ पे उसको इकट्ठा होना वहाँ पे भेज देगी। अब आगे देखिए त्वचा, ये भी हमारे उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। त्वचा के अंदर जो तैलीय ग्रंथियां होती हैं, उन तैलीय ग्रंथों से सीबम और पसीने का स्त्रावण किया जाता है ताकि अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकल सके। हमारे शरीर के अंदर जो पसीना निकलता है उसके अंदर कोई
दुर्गंध नहीं होती। आपने देखा होगा कि पसीने के अंदर कभी कभी स्मेल आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। वो स्मेल आती है बैक्टीरिया के साथ रिएक्शन होने की वजह से। वैसे हमारे पसीने के अंदर कोई दुर्गंध नहीं होती, वो हमारी त्वचा के अंदर जो तलीय ग्रंथियां होती है ना, उनके अंदर से स्थापित होता है। आगे है यकृत। अब आप सोच रहे होंगे कि यकृत कैसे अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालेगा, वो किसी भी बाह्य वातावरण से जुड़ा हुआ नहीं होता। तो यकृत के अंदर क्या होता है, यकृत की जो कोशिकाएं हैं वो आवश्यकता से अधिक जो अमीनो अम्ल बनता है, जब खाना खाते हैं ना तो उसके बाद जब उसका पाचन किया जाता है तो अमीनो अम्ल बनता है। इसके बारे में हम पाचन तंत्र में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिन में परिवर्तन करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाता है। ये क्या करता है, अमोनिया जो हमारे शरीर के अंदर होता है ना, उसको यूरिया के अंदर बदल देता है, फिर इस यूरिया को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद है लंग्स, फेफड़े। श्वसन की क्रिया के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में बनी है वो रक्त के साथ घुलकर फेफड़ों तक आएगी। फिर फेफड़े उसको जब हम सांस को बाहर छोड़ेंगे तो उसको बाहर निकाल देंगे। तो फेफड़े भी क्या करते हैं, उत्सर्जन का कार्य करते हैं। लेकिन पूछा जाए तो किसके उत्सर्जन का कार्य करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का और साथ में जल वाष्प का। हम जब सांस बाहर छोड़ते हैं ना तो उसके साथ कुछ पानी की बूंदें भी होती हैं। अब हम बात करते हैं कृत्रिम वृक्क यानी अपोहन के, जिसको हम इंग्लिश में डायलिसिस भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी इंसान की किडनी अच्छे से काम नहीं कर पाती, तो उसके लिए उसको एक मशीन से जोड़ दिया जाता है। मतलब किडनी का काम एक मशीन करती है। यहाँ पे इस किडनी के अंदर एक रक्त मतलब कुछ द्रव पदार्थ भरा रहता है, जिसका जो प्राशन दाब होता है ना वो बिल्कुल इस रक्त जितना ही होता है, ब्लड जितना ही होता है। तो जब इंसान के शरीर इसकी महाधमनी और महाशिरा सीधे इस मशीन से जोड़ दी जाती है, तो जब इसके अंदर से रक्त आएगा ना, तो यहाँ पे देखिए हमारे रक्त के अंदर नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है जिसके अंदर नाइट्रोजन है। अब वो जब यहाँ आएगा तो उस टाइम पे ये जो मशीन के अंदर द्रव है ना, लिक्विड है, इसके अंदर कोई भी अवशिष्ट पदार्थ, कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं है। तो वो हमें पता है कि हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ। उनके अंदर नाइट्रोजन ज्यादा है और इस मशीन के अंदर नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे शरीर के अंदर जो नाइट्रोजन है ना, वो इस रक्त के अंदर मतलब इस द्रव के अंदर जो लिक्विड यहाँ पे इस मशीन के अंदर है उसके अंदर चली जाती है। तो नाइट्रोजन हमारे शरीर से बाहर निकल गई, तो जो काम किडनी कर रही थी वैसा ही काम इसने भी कर दिया। तो इस पूरे प्रोसेस को हम डायलिसिस बोलते हैं। मतलब किडनी का काम किसी मशीन से करवाना, फिर वो जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। कि यहाँ पे आपको ये इस तरह से रास्ता दिखाई दे रहा होगा पीले रंग का, तो यहाँ से रक्त आ रहा है, फिर वो इस तरह से होकर महाधमनी से होकर महाशिरा में चला जाएगा, बीच में उसको साफ कर दिया जाएगा नेफ्रॉन के माध्यम से। फिर वो जो वेस्ट मटेरियल बचेगा वो यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा और फिर इकट्ठा होकर वो इस तरह से नीचे आ जाएगा, यहाँ से होकर वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये उत्सर्जन तंत्र की पूरी प्रक्रिया होती है। अब बीच में एक टॉपिक और है, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, अंगदान। अंगदान से हमारा मतलब क्या है, हमारे शरीर के किसी हिस्से को दान करना। वैसे तो हम दान में समझते हैं कि कपड़े को या फिर पैसे दे देना वही दान होता है, लेकिन हम हमारे शरीर के किसी हिस्से का भी दान कर सकते हैं। जैसे किसी इंसान का लीवर खराब हो गया है तो हम हमारे शरीर का, हमारी जो लीवर है उसका एक हिस्सा उसको दान कर देंगे, तो उसके शरीर के अंदर वो हिस्सा दोबारा से पूरे लीवर का आकार ले लेगा और हमारा जो हिस्सा कटा है ना लीवर का, वो भी पूरी का पूरा हिस्सा अपने आप कवर हो जाएगा। तो कई बार किसी बीमारी या चोट की वजह से किसी का अंग खराब हो जाता है तो उस टाइम उसका प्रत्यारोपण बहुत जरूरी हो जाता है। प्रत्यारोपण मतलब किसी और के शरीर का हिस्सा किसी और के शरीर में सेट करना। उनका दान करता है मतलब देता है, उसको हम दाता कहते हैं। और जो उसको ग्रहण करता है, जिसके शरीर में उसको लगाया जाता है, उसे हम ग्राहक कहते हैं। आंखों के अंदर कॉर्निया का दान किया जाता है, ऐसे हम गुर्दे का भी दान कर सकते हैं, किसी और का गुर्दा किसी और का, हम अगर सारी सिचुएशन सूट करती है तो लगा सकते हैं। यकृत का भी दान किया जा सकता है। यकृत की एक खास बात होती है कि अगर वो 25% भी बचा हुआ है ना, तो भी वो अपने आप को रिकवर कर लेगा, वो दोबारा से पूरे का पूरा बन जाएगा। तो हमें ये नहीं है कि पूरे का पूरा लीवर ही दान करना होता है, हमें सिर्फ उसका कुछ भाग करना होता है, फिर वो अपने आप पूरा बन के तैयार हो जाता है। ज्यादातर जो अंगदान किए जाते हैं ना वो उस टाइम किए जाते हैं जब किसी चोट वगैरह की वजह से कोई व्यक्ति मस्तिष्क से मृत घोषित कर दिया जाता है। मतलब वैसे तो उसके शरीर के सभी भाग काम कर रहे हैं, लेकिन वो मस्तिष्क से मरा हुआ है, तो उस टाइम उसके अंगों का दान कर दिया जाता है ताकि किसी और के काम आ सके। कुछ अंग ऐसे हैं जो सिर्फ जीवित रहने पर ही किए जा सकते हैं, जैसे हमारे गुर्दे हैं, वो एक जिंदा इंसान किसी दूसरे को दे सकता है। ऐसे ही यकृत का कुछ भाग है और फेफड़े हैं। हृदय का प्रत्यारोपण सिर्फ मस्तिष्क को मृत घोषित करने के बाद ही किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं पौधों के अंदर उत्सर्जन। जैसे हमारे शरीर के अंदर अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं, वैसे ही पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद कुछ अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं जिनको उनसे बाहर निकालना जरूरी होता है। तो क्या क्या बनते हैं, देखिए ऑक्सीजन उनके लिए तो अवशिष्ट पदार्थ का कार्य करती है, जबकि हमारे लिए फायदेमंद है, तो उसे भी बाहर निकालना होता है। ऐसे ही अतिरिक्त जल है, अतिरिक्त जल को तो वाष्प उत्सर्जन से बाहर निकाल देंगे। पौधे अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए एक रास्ता और अपनाते हैं, वो मृत कोशिकाओं को पत्तों के अंदर इकट्ठा कर देते हैं, फिर उस पत्ती को ही नीचे गिरा देते हैं, तो उस पत्ती के साथ सारी मृत कोशिकाएं बाहर चली जाती हैं। तो इस तरह से भी वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो गोंद वगैरह होता है, अपने पौधों के ऊपर गोंद देखा
होगा, तो वो भी उनके लिए अवशिष्ट पदार्थ ही होता है। पुराने जाइलम जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो भी पौधे क्या करते हैं, छाल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। पौधे के चारों तरफ जो छाल होती है ना, वो मृत कोशिकाओं की होती है, तो वो उसके रूप में भी बाहर निकाल देते हैं मृत कोशिकाओं को। कुछ अवशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा के अंदर वो उत्सर्जित कर देते हैं। तो देखिए कैसे कैसे हो गया, तो वाष्प उत्सर्जन से जल हो गया। ऑक्सीजन को भी वो सीधा वायुमंडल के अंदर मिला देते हैं। पत्तियों को गिराकर, पत्तियों के अंदर वो अवशिष्ट पदार्थ इकट्ठा कर लेंगे, फिर पत्ती को ही गिरा देंगे। फिर उसके बाद जो गोंद और रेजिन वगैरह, ये भी आपने देखा होगा पौधों के आसपास। जाइलम के रूप में भी अवशिष्ट पदार्थ को छाल के रूप में बाहर निकाल देते हैं और एक मिट्टी के अंदर मिला देते हैं। तो इन सारे तरीके से एक पौधा उत्सर्जन का कार्य करता है। वो आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।